एटम की जान, एटम की शान, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला न्यूक्लियस। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th फिजिक्स न्यूक्लियाई का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूक्लियस होता है एटम का वो वाला सेंटर जहां पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हमने एटम वाले वीडियो में ऑलरेडी देखा था कि एटम एज सच पूरा का पूरा खाली होता है और उसका सारा मास और उसका सारा पॉजिटिव चार्ज बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसी बीच वाले जगह को हम कहते हैं न्यूक्लियस। एटम का वन शॉट वीडियो तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो अभी जाके देखो। ओके, सो कमिंग बैक टू न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस की साइज की बात करें कंपेयर टू द एटम, तो न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा छोटू होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है व्हेन कंपेयर टू द एटम। इतना छोटा कि अगर मान लो कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो इस क्रिकेट बॉल की तरह है, तो एटम का साइज़ पता है कितना होगा? एटम का साइज़ होगा एक इतना बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस है 5 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन? इतना बड़ा स्फीयर अगर एटम है तो न्यूक्लियस कितना बड़ा है? एक छोटू सा क्रिकेट बॉल के जितना। न्यूक्लियस के कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, राइट। अब आप देखे होंगे कि एलिमेंट्स के हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। सो व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उस एलिमेंट के अंदर, उस एलिमेंट के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, दैट इज द एटॉमिक नंबर। आमतौर पर हम एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। दूसरा एक टर्म आता है विच इज मास नंबर, जिसे एटॉमिक मास भी कहा जाता है, ठीक है। मास नंबर इसे हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल A से, फ्रॉम एटॉमिक मास, यस। और एटॉमिक मास होता है द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों चीजें होती है कहां पर? न्यूक्लियस के अंदर। और मैंने पहले ही क्या बताया था कि एटम का बाकी पूरा जगह जो है ना वो ऑलमोस्ट खाली सा रहता है, बीच में उसका पूरा मास डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है न्यूक्लियस में। इसका मतलब जब हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो हम किसके किसके मास को कंसिडर करेंगे? ऑफ कोर्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मास को कंसिडर करेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अब अगर बात करें चार्ज की, तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। एटम के अंदर होता क्या क्या है? जस्ट अ क्विक रिकैप। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है बीच में जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों तरफ कौन घूमते फिरते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास कोई एक ऐसा एटम है जिसके अंदर लेट्स से Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -ZE, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं। तो अब आप मुझे यह बताओ कि न्यूक्लियस का चार्ज कितना होना चाहिए? +ZE ऑफ कोर्स, क्योंकि पूरा का पूरा एटम को क्या होना है? न्यूट्रल होना है। तो इसीलिए आमतौर पर हम क्या करेंगे कि जो एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, यानी कि न्यूट्रॉन का चार्ज के केस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो चार्ज में कंट्रीब्यूट कौन करता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन टोटल नंबर कितने होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज Z। तो यानी कि न्यूक्लियस का नेट चार्ज कितना होगा? +ZE, एज्यूमिंग कि चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज +E एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज Z, सो द टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज +ZE।
अब बात करेंगे कि एटॉमिक मास को हम मेजर कैसे करते हैं। एक अलग यूनिट होता है इसके लिए विच इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AMU या फिर सिंपली U से भी डिनोट किया जाता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 C12 एटम। एक कार्बन 12 एटम का जितना मास होता है उसका 1/12 दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो जब हम एक C12 के मास की वैल्यू डाल के AMU की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वी फाइंड आउट कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.67 into 10 to the power -27 kgs and this exactly is the mass of 1 proton। तो ये तो हो गई एटॉमिक मास के यूनिट की बात। एटॉमिक मास को हम एक्चुअली में मेजर करते कैसे हैं? सो फॉर दैट वी यूज अ स्पेक्ट्रोमीटर। तो बच्चों देखो, अभी तक हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, कई सारी चीज़ों की बातें की। अब यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करूँगी कुछ ऐसे टर्म्स जो आगे जाके आपको एनकाउंटर होते रहेंगे, जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। क्या होते हैं ये? ठीक है, इससे पहले कि हम इनको डिस्कस करें, एक जनरल सी बात बता देती हूँ कि जनरली हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिनोट कैसे करते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा कोई एक एलिमेंट है X, तो इसका एटॉमिक नंबर को हम ऐसे सबस्क्रिप्ट की तरह लिखते हैं यहाँ पर, और इसके मास नंबर को हम लिखते हैं यहाँ पर। तो जैसे मान लो अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? कार्बन C, इसका एटॉमिक नंबर है 6 और अगर इसका मास नंबर है 12, सो दिस इज हाउ वी राइट। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो हर एलिमेंट का यूनिक होता है, राइट? एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है। अब हम बोलना चाह रहे हैं कि उसी एलिमेंट के दो अलग अलग फॉर्म्स पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कार्बन 12 एंड कार्बन 14 है, तो दोनों ही कार्बन, राइट? यानी कि अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, लेकिन जो मास नंबर है वो दोनों का अलग है। एक का मास नंबर है 12, दूसरे का मास नंबर है 14। इसका क्या मतलब है? इनके केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बराबर है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो अलग है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, दूसरा है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली उल्टा, यानी कि एटॉमिक नंबर अलग होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, राइट? मतलब ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग हो गया, करेक्ट? तो दो अलग एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट कार्बन 14, ठीक है, और नाइट्रोजन। ठीक है, देखो कार्बन 14 वाला जो आइसोटोप है इसमें क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 6 है बट मास नंबर 14 है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14 है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, देखो मास नंबर दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन चूंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं तो दे आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना? तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? दे आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ओके। अब बचा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन, टोन मतलब न्यूट्रॉन, ऐसे याद रखो। तो आइसोटोन, टोन बोले तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस से B12 बोरोन 12 एंड C13 कार्बन 13। इनके देखो क्या है? इनका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है। ऑब्वियसली एक कार्बन है तो एक बोरॉन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, राइट? तो दोनों के डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं। इनफैक्ट मास नंबर्स भी अलग अलग हैं। देखो बोरॉन का मास नंबर यहाँ पे है 12, कार्बन का है 13, तो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर अलग है। क्या सेम है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं? सोचो, मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर होता है सिर्फ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, करेक्ट? तो यहाँ पे देखो 12 माइनस 5 7, 13 माइनस 6 7। तो दोनों में ही, चाहे हम B12 की बात करें या C13 की बात करें, दोनों में ही कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 7 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोटोन्स।
तो बच्चों अब बात करेंगे हम साइज ऑफ अ न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है इसके बारे में किसने सबसे पहली बार बात की थी? याद है न्यूक्लियस के बारे में जैसे डिस्कशन शुरू होता है ना, तो कौन सी एक्सपेरिमेंट याद आती है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट याद होगा। अरे पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरीके का था जहां पर रदरफोर्ड ने यूज किया था एक गोल्ड फॉयल, जैसा कि देख रहे हो एक गोल्ड का फॉयल यूज किया। इसके अलावा यूज किया एक रेडियो एक्टिव सैंपल जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो। मैंने अभी भी बताया अल्फा पार्टिकल्स कौन एमिट करने के केपेबल होता है? जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये मेरा रेडियो एक्टिव सैंपल है और ये अल्फा पार्टिकल्स देखो ऐसे एमिट कर रहा है। ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं इस गोल्ड फॉयल पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सर्कुलर शेप का एक स्क्रीन है। तो ये एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने लगभग ये तो एस्टिमेट कर लिया था कि न्यूक्लियस का साइज कितना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा रिलेशनशिप जो ये बताएगा कि एक न्यूक्लियस का रेडियस जो है ये रिलेटेड होता है किससे? मास नंबर से। ठीक है, तो अगर मान लो कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है a, मतलब कोई एटम का न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है a, तो न्यूक्लियर रेडियस r इज इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3 वेयर r नॉट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू बच्चों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। इस रिलेशन के ऊपर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी रिलेशन के ऊपर बेस करके ये फाइंड आउट किया गया कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, लेकिन न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। अब आप बोलेंगे हम क्यों मान ले कि ऐसा होता है? हम क्यों मान ले कि वॉल्यूम मास नंबर पे डिपेंड करता है और डेंसिटी डिपेंड नहीं करता है? तो चलो कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। ध्यान में रखना है इस रिलेशनशिप को। ठीक है, सबसे पहले प्रूव करेंगे पहला पॉइंट कि वॉल्यूम जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ओके, ठीक है, वॉल्यूम न्यूक्लियस किस शेप का होता है? एक स्फीयर के शेप का होता है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से हमें r की वैल्यू पता है तो डालो ना फिर। तो यहाँ पे हम डाल देंगे r नॉट a टू द पावर 1/3 इसका होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r नॉट क्यूब इंटू a, क्योंकि a टू द पावर 1/3 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा a। अब देखो ये पूरी चीज़ जो है दिस इज ऑल कांस्टेंट है ना, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड a इज मास नंबर। तो हमने प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम जो है मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की, यानी कि डेंसिटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। कि यार वॉल्यूम तो मास नंबर पे डिपेंड करता है बट डेंसिटी डिपेंड ही नहीं करता है। ऐसा हो सकता है क्या? चलो करके देखते हैं। डेंसिटी होता क्या है? सबसे पहले तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। अब मास क्या होगा? देखो मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन बोले तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही लोग रहते हैं। तो मान लो कि एक न्यूक्लियॉन का मास है स्मॉल m। ठीक है, तो एक न्यूक्लियॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कौन बताता है? मास नंबर, राइट, इनटू मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो क्या होता है? मास नंबर। तो हम मास ऑफ द न्यूक्लियस को लिख सकते हैं मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इनटू मास नंबर। ठीक है, ओके। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे वॉल्यूम का एक्सप्रेशन तो निकाला था, यही लिख सकते हैं यहाँ से। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r नॉट क्यूब इंटू a। देयरफॉर डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? a और a कैंसिल हो गया, यानी कि रो की जो वैल्यू है इसमें अब a का कोई रोल ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो डेंसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a, दैट इज मास नंबर। क्लियर?
EMC स्क्वायर फिजिक्स का एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो दिया था आइंस्टाइन ने, जिसे पॉपुलरली कहा जाता है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये कहता है कि मास जो है वो भी अपने आप में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जिस तरह से किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम दूसरे एनर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से मास एनर्जी को भी हम दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहता है E is equal to mc square, where c is the velocity of light, E is energy, m is mass। ये रिलेशनशिप हमें हेल्प करता है न्यूक्लियर मासेस को समझने में और न्यूक्लियाई के एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन को समझने में। तो भाई न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखे, वही होती है ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एटम्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा था, है ना। तो चलो इसको मैथमेटिकली समझते हैं यूजिंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर है 16। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 8 प्रोटॉन्स हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8 न्यूट्रॉन्स है। क्यों? क्योंकि मास नंबर 16 है ना। ओके, ठीक है, तो अब इसके जो 8 न्यूट्रॉन हैं उनका मास कितना होगा, और इनके जो 8 प्रोटॉन्स हैं उनका मास कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि 8 न्यूट्रॉन का मास इतना है, 8 प्रोटॉन का मास इतना है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, राइट। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन सम ऑफ masses of 8 protons and 8 neutrons, ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, ठीक है, विच विल कम आउट टू बी, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मैंने ये भी बताया था कि एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है एटॉमिक मास यूनिट, दूसरा एटॉमिक मास हम मेजर कैसे करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। तो जब हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मेजर करते हैं तो हमें वैल्यू कितनी आती है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी अगर हम इसकी एटॉमिक मास निकालें तो वो एटॉमिक मास आती है 15.99493 U। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आ रही है ये पूरे ऑक्सीजन एटम की आ रही है। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और कौन है, इलेक्ट्रॉन भी है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, बट स्टिल है तो सही, राइट। तो अब हमने क्या किया, हमने बोला नहीं भाई इलेक्ट्रॉन का भी मास हटाओ इसमें से, तब इसकी वैल्यू थोड़ी और कम हो जाएगी, राइट। तो हमने इस वैल्यू से 8 इलेक्ट्रॉन्स के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब हमें देखो क्या मिला। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मिला, ठीक है, और ऑक्सीजन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का जो मास है, एटॉमिक मास क्या है ऑक्सीजन का, यहाँ पे जो हमने मास लिखा है दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, राइट, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दिया है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दिया है मतलब अभी ये कौन से वाला मास है, ये न्यूक्लियस का मास है। ठीक है, तो इसका जो मास है और न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनका जो सम ऑफ द मासेस है ये दोनों आइडियली बराबर ही होना चाहिए था, राइट। मतलब जब हम कह रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास मेजर किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो इतना आया। ठीक है, अब ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है वो बना हुआ है 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन से, तो 8 प्रोटॉन का मास प्लस 8 न्यूट्रॉन का मास उतना ही आना चाहिए था, बट क्या उतना आया है, उतना नहीं आया है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के एटॉमिक मासेस के सम से कम है। सो दिस मास इज लेस देन दिस मास। समझ में आ रही है बात कि इन दोनों मास के बीच में एक डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। एंड लेट मी टेल यू, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट दिस इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, तो ध्यान से समझना है। तो मास डिफेक्ट का इन जनरल मतलब क्या हुआ, मास डिफेक्ट
जिसे हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ द मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का टोटल मास कितना होगा? मास ऑफ द प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन बताता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कौन बताता है? मास नंबर, सिर्फ मास नंबर नहीं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, राइट। मतलब मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। तो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हटा दो, तो बेसिकली मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हटा दो। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। ये बड़ा होता है तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे? मास ऑफ द न्यूक्लियस, जिसे हम m से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डेल्टा m, यानी कि मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट का रोल क्या है? मास डिफेक्ट ये कह रहा है कि अगर तुम्हें ऑक्सीजन एटम को या ऑक्सीजन के न्यूक्लियस को तुम्हें तोड़ना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, बात को समझना अच्छे से, ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कम है कंपेयर टू उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के एनर्जीज के सम है उससे। बात समझ में आ रही है? अभी ऑक्सीजन गोटा है, तो ऑक्सीजन का ये जो गोटा जो ऑक्सीजन है न्यूक्लियस, इसकी जितनी एनर्जी है और ऑक्सीजन का वो न्यूक्लियस जिन चीज़ों से बना है उन चीज़ों के एनर्जीज को जब हम सम कर रहे हैं तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब अगर तुम ऑक्सीजन को तोड़ना चाह रहे हो इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस को अगर इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में सेपरेट आउट करना चाह रहे हो तो तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस डेल्टा एम। मतलब ये जो मास डिफेक्ट है, इस मास डिफेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी तुम जब दोगे तब जाके ऑक्सीजन ब्रेक करेगा। जैसे कोई भी सामान को ब्रेक करने के लिए अगर मुझे इसे ब्रेक करना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। सिमिलरली ऑक्सीजन के न्यूक्लियस को अगर तुम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ना चाह रहे हो तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस डेल्टा एम। एग्जैक्टली कितनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी? E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। वो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाले कॉन्सेप्ट का तो आइडिया है ही। तो उसके कॉन्सेप्ट से इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी अगर हम एक न्यूक्लियस को तोड़ना चाहे या फिर स्प्लिट करना चाहे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो मैथमेटिकली तो हमने मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को देखा, बट एक बार करेंगे क्विक रिकैप बिकॉज दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मास डिफेक्ट हमने क्या सीखा? इट इज द डिफरेंस इन मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो न्यूक्लियस का मास होता है और जो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास होता है उनके बीच का डिफरेंस, जिसमें हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो मास होता है ये ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूक्लियस का मास। इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की। ये क्या होता है? इसे हम डिनोट करते हैं ई से। एनर्जी है इसीलिए ई, बाइंडिंग एनर्जी है इसीलिए यहाँ पे हमने बी सब्सक्रिप्ट यूज़ किया। ई क्या होता है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस के लॉजिक से ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम इज दिस मास डिफेक्ट। ठीक है, ओके। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एग्जैक्टली लॉजिकली ये क्या बताता है? सोच के देखो, मैंने क्या बोला? एक ऑक्सीजन न्यूक्लियस को अगर आपको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ना है तब आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ई एनर्जी तब आपको देनी पड़ेगी। इसका मतलब है ये जो एनर्जी है ये क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन के अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि इन सम वे ये जो एनर्जी है ये बताता है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक दूसरे से कितने अच्छे से बाइंडेड हैं, कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। राइट, लॉजिक अच्छे से सोचो, एकदम लॉजिकली सोचो। अगर ईबी की वैल्यू ज़्यादा है, राइट, इसका मतलब अगर इस पेन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है मुझे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस पेन के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, उसीलिए तो इनको तोड़ने में इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। राइट, सिमिलरली अगर ईबी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं।
रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज, ठीक है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हमें क्या बताता है? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ न्यूक्लियस इज हेल्ड टुगेदर, मतलब कितने अच्छे से न्यूक्लियस के अंदर के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से बॉन्डेड है। तो जितनी ज्यादा ईबी की वैल्यू उतने स्ट्रांगली वो बॉन्डेड है, ठीक है, बात समझ में आई? तो जितनी ज्यादा ईबी की वैल्यू उतने अच्छे से वो बॉन्डेड है। और ये ईबी की वैल्यू आपको कहाँ से मिलता है? मास डिफेक्ट से मिलता है, राइट। मास डिफेक्ट क्या है? डेल्टा एम। मास डिफेक्ट क्या है? ये तो समझ में आ गया ना, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मास का सम माइनस न्यूक्लियस का मास। बच्चों बार बार बता रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी तो सबको समझ में आ गया, बट इसको थोड़ा और जनरलाइज करने के लिए एक और टर्म आया विच इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब आप पूछोगे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, जब हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की सिर्फ बात करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होती है, राइट क्योंकि जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो स्टैंडर्ड नहीं है, राइट। किसी के लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, किसी के लिए कम होगी, राइट। दैट इज़ नॉट अ जनरलाइज्ड थिंग। बट जैसे ही मैंने बोला न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, अब उसके बाद क्या हो गया कि भैया मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, कार्बन की बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन के पर हेड, समझ लो ना, पर हेड बोले तो मतलब एक न्यूक्लियॉन पर कितना न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। तो दिस इज अ मोर जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को हम डिनोट करते हैं EBN, सबस्क्रिप्ट में एक N भी लगा दिया, विच मीन्स दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इज द एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नीडेड टू सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियंस, ठीक है। मतलब एक न्यूक्लियस को अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ना हो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वो एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखेंगे इस प्लॉट में। यहाँ पे हमें एक प्लॉट दिख रहा है जहाँ पर वाई एक्सिस में है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और एक्स एक्सिस में है मास नंबर, ठीक है। अब अच्छे से इस ग्राफ का पैटर्न देखो। ग्राफ कैसा है? जब मास नंबर बहुत कम है तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू बहुत कम है। जब मास नंबर बहुत ज़्यादा है तब भी देखो वैल्यू धीरे धीरे कम होने लग रही है, राइट। लेकिन जब मास नंबर बीच बीच के रीजन में है तब ये लगभग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 3 बातें पता चली। जिनका मास नंबर कम है वो कैसे न्यूक्लियाई है? वो लाइट न्यूक्लियाई है, राइट। तो हमें यहाँ से 3 बातें पता चली। पहली बात कि जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए EBN की जो वैल्यू है वो कम है, ठीक है। दूसरी बात पता चली कि जो हेवियर न्यूक्लियाई हैं उनके लिए भी जो EBN की वैल्यू है वो कंपैरेटिवली कम ही है, मतलब कम की तरफ ही है। जो मीडियम रेंज वाले न्यूक्लियाई हैं उनके लिए जो EBN की वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रह रही है, कांस्टेंट भी रह रही है एंड कंपैरेटिवली हाई है, ठीक है। तो ये 3 बातें हमें इस ग्राफ से पता चलती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन 3 बातों का सिग्निफिकेंस क्या है। चलो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लाइटर न्यूक्लियाई के बारे में, ठीक है। अब देखो लाइटर न्यूक्लियाई की कहानी क्या है। लाइटर न्यूक्लियाई है, इस ग्राफ से पता चल रहा है कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी कम है, आसानी से तोड़ सकते हैं, कम ही तो है एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए और टूट गया, राइट। इसका मतलब अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है, वो आसानी से टूट जाएगा, यानी कि लेस स्टेबल है, करेक्ट। अब लेस स्टेबल कौन रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता है, सबको ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। सबको लाइफ में भी ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, राइट। तो भाई लाइटर न्यूक्लियाई को भी ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। तो लाइटर न्यूक्लियाई क्या करता है? लाइटर न्यूक्लियाई कहता है कि यार एक काम करते हैं, मैं तो कम स्टेबल हूँ, मुझे ज़्यादा स्टेबल होना है। तो एक लाइटर न्यूक्लियाई दूसरा लाइटर न्यूक्लियाई साथ में जुड़ जाता है, ठीक है, और बना लेता है एक हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। क्यों?
क्यों बनाया इन्होंने? क्योंकि ये दोनों वैसे ही कम स्टेबल थे, इनको ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो इन्होंने ये रास्ता चुना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इनका मान लो जो भी EBN की वैल्यू थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो कम थी, EBN की वैल्यू कम थी, तभी तो ये कम स्टेबल थे। तो इन्होंने मिलके जो भी हेवी न्यूक्लियाई बनाया, इसका मान लो जो भी EBN की वैल्यू है, लेट्स से EBN डैश है, ये EBN डैश की वैल्यू इस EBN से तो ज़्यादा है, करेक्ट? इसका मतलब ये जो EBN डैश की वैल्यू यहाँ बनी, दैट इज़ ग्रेटर देन EBN। वही तो पर्पस था बनाने का। अब न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कंपैरेटिवली थोड़ा टाइटली बॉन्डेड है, कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। बट यहाँ से ये भी पता चला कि यार ये जब रिएक्शन इस तरह का हो रहा है ना, तो इधर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। इसका मतलब है इस रिएक्शन के होने के दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है बच्चों। और यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा एक खतरनाक मस्त इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में एग्जैक्टली यही चीज़ होती है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके एक हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं, और उस प्रोसेस के दौरान खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है, राइट? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल सी इन मोर डिटेल जब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो ये एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब डिस्कस करेंगे हम हेवियर न्यूक्लियस वाला सिनेरियो। ठीक है, हेवियर न्यूक्लियाई में क्या हो रहा है कि भाई हेवियर न्यूक्लियाई के केस में भी उनका जो EBN की जो वैल्यू है, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, वो कम ही है। कम है मतलब वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, यानी कि वो लेस स्टेबल है। तो अब हेवी न्यूक्लियाई को भी कोई रास्ता चाहिए, तो हेवी न्यूक्लियाई ने अपना रास्ता चुना कि भाई मैं क्या करता हूँ ना, चूंकि मैं तो एक हेवी न्यूक्लियाई हूँ, मैं अपना स्प्लिट करके दो लाइट न्यूक्लियाई बना देता हूँ। तो इसने क्या किया, ये स्प्लिट करके दो लाइटर न्यूक्लियाई बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो हेवी न्यूक्लियाई का EBN की जो वैल्यू थी, लेटेस्ट से वो EBN थी, वो कम थी, तभी तो उसने ये रास्ता चुना। अगर वो स्टेबल ही होता फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी। EBN कम थी तभी तो वो कम स्टेबल था। तो इसका मतलब जो उसने अब बनाया है उसकी EBN की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, बट वो इस EBN से ज़्यादा है, राइट? सो दिस मीन्स EBN डैश की वैल्यू यहाँ पे EBN से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी इसका मतलब जब इस तरह का रिएक्शन हो रहा है तो इस तरफ एनर्जी ज़्यादा हो रही है, यानी कि इस दौरान भी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो बच्चों देखो, मज़ेदार बात हमने यहाँ देखी कि यार सिर्फ तभी नहीं जब दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं, बल्कि जब एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट होके दो लाइटर न्यूक्लियाई बनाता है तभी भी खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। और इसके भी बारे में हम डिटेल में थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई, अब पहुंच जाते हैं हम लोग थर्ड सिनेरियो में, जहां पर हम मीडियम साइज वाले न्यूक्लियाई की बात करेंगे, जहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो EBN की वैल्यू है एक तो हाई रह रही है और लगभग कांस्टेंट रह रही है, स्टैग्नेंट रह रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो यहाँ पर हम एक स्टोरी का हेल्प लेंगे। ये बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या है, न्यूक्लियॉन्स के आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ये एक न्यूक्लियॉन है, इसके आसपास इस तरीके से लेट से और न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, मैं एक बहुत ही एक स्टोरी फॉर्म में समझा रही हूँ। ठीक है, सो डू नॉट रिलेट इट टू रियलिटी। ठीक है, तो ये वाले न्यूक्लियॉन की मैं बात कर रही हूँ, तो इसकी जो बॉन्डिंग है ना, इसकी इन लोगों से बॉन्डिंग है जो बिल्कुल इसके आसपास है। ठीक है, मतलब जैसे समझ लो कि आप हो, ठीक है, आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो आपके अपने फैमिली मेम्बर्स से है जो आपके घर के अंदर रहते हैं। उससे थोड़ी कम बॉन्डिंग आपके पड़ोसी से है, उससे भी थोड़ी कम बॉन्डिंग उनसे है जो थोड़े और दूर रहते हैं, और फाइनली जो आपके घर से बहुत दूर रहते हैं उनको शायद आप जानते भी नहीं हो और आपको फर्क नहीं पड़ता है, राइट? सो सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है। अब देखो, इनके जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है या फिर जो नियरेस्ट नेबर है, उनके साथ इनकी बॉन्डिंग लगभग वैसी ही रह रही है। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थोड़े बहुत इसमें बढ़ भी जाए, उससे इस बंदे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हो? तो कुछ वैसा ही यहाँ पे हो रहा है मिडिल वाले रेंज में। मिडिल वाले रेंज में क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ भी रहा है ना, उससे ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब फर्क पड़ने लग जा रहा है। और जैसे ही फर्क पड़ने लग जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो हेवी न्यूक्लियाई के कैटेगरी में आ जा रहा है और हेवी न्यूक्लियाई की स्प्लिटिंग हो जा रही है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था इससे पहले।
ठीक है। तो जो मीडियम वाला रेंज है, मीडियम वाला रेंज वैसा है जहां पर थोड़ा बहुत नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन या फिर मास नंबर इंक्रीज होने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इन सम वे ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, इन सम वे ये ऑब्जर्वेशन हमें ये भी बताता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, मतलब ये कैसा फोर्स है, डिस्टेंस अगर बहुत बढ़ जाएगा ना, जैसे मैंने बताया आपका घर 10 घर के बाद जो नेबर रहता है उसके साथ आपका लगाव इतना नहीं है, तो कुछ वैसा ही न्यूक्लियर फोर्स के साथ होता है। न्यूक्लियर फोर्स जो है ये कैसा होता है, ये होता है शॉर्ट रेंज्ड। तो इसीलिए जब थोड़े से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ भी रहे हैं ना, चूंकि वो आपके इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में इतना फर्क दिख नहीं रहा है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं तो वो हेवियर न्यूक्लियस की कैटेगरी में फॉल कर जा रहे हैं और तब फिर कहानी अलग हो जा रही है। न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ बांध के रखते हैं। दैट मीन्स ये किस तरह का फोर्स होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब इस फोर्स के बारे में कई सारी खास बातें हैं, जैसे कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, चाहे कूलम फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, सारे फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स। दूसरी खास बात यह कि ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब जैसे जैसे आर का जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगता है वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स कम होने लगता है। इसीलिए तो ये न्यूक्लियस के अंदर ऑपरेट करता है। न्यूक्लियस अपने आप में ही सोचो ना कितना छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। हमें तो मॉलिक्यूल्स नहीं दिखते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और एटम का भी छोटू सा पार्ट है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स को ये बांध के रखता है, विच क्वाइट ऑब्वियसली मीन्स दैट इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अगर आर का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, इस फोर्स का इफेक्ट वैसे वैसे कम होने लगेगा, यानी कि ये फोर्स वैसे वैसे कम होने लगेगा। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स है, उससे इसे कोई मतलब नहीं होता। बिकॉज इसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि भाई प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करें, जिस तरह से जब हम कूलम्स फोर्स की या ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बातें करते थे, तो वहां पर एक एक्सप्रेशन होता था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता था जो बहुत ही डिस्टिंक्टली बताता था कि भाई कूलम फोर्स कितना होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की जब हम बात करते हैं तो देयर इज नो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जो कि है रेडियो एक्टिविटी। तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग तो ये एक छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन वैसे ही ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो भाई रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके दौरान एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो डीके अंडरगो करता है एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाने के लिए। ओके, तो मतलब कुछ ऐसा होता है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई बनाता है। अब जाहिर सी बात है यार, स्टेबिलिटी तो सबको चाहिए, है कि नहीं? तुम्हें मुझे सभी को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अब मान लो कि मुझे कोई ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जाए जहां पर मैं बिल्कुल ऐसे अपना बैलेंस गड़बड़ा रही हूँ, ऐसे खड़ी हूँ, क्या मैं वहां पे ज्यादा देर तक खड़ा होना चाहूंगी? बिल्कुल नहीं। मैं क्या चाहूंगी, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर मैं आराम से खड़े हो सकूं बिना किसी रिस्क के, है ना? तो ठीक उसी तरीके से जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, राइट, वो भी स्टेबल होना चाहते हैं और स्टेबिलिटी पाने के लिए दे अंडरगो डीके। डीके जब मैं कहती हूँ, डीके बोले तो मतलब वो न्यूक्लियाई खुद का डीके अंडरगो करते हैं। कैसे अंडरगो करते हैं? कुछ रेडिएशंस एमिट करके वो अपना डीके अंडरगो करते हैं और एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं। और इस पूरे फिनोमिनन को या फिर इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। वैसे रेडियो एक्टिविटी एग्जैक्टली क्या होता है वो हम धीरे धीरे समझेंगे, अभी तो बस कहानी शुरू हुई है ना? तो भाई रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था हेनरी बेकरेल ने इन 1896 और इसकी डिस्कवरी की कहानी भी है काफी मजेदार, क्योंकि बेकरेल जो है ये रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम कर नहीं रहे थे, इन्होंने एक्सीडेंटली इस फिनोमिनन को डिस्कवर किया। एग्जैक्टली वो तो बल्कि कुछ एक्सरेज के ऊपर, कुछ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स के ऊपर वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो काम करते दौरान उन्होंने एक बार क्या किया कि यूरेनियम सॉल्ट्स को एक ब्लैक पेपर में रैप करके एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर छोड़ दिया। अब कुछ देर के बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो फोटोग्राफिक प्लेट पे ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे थे। इनफैक्ट जब कंसिडरेबल टाइम के लिए छोड़ दिया गया
और उस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप कराया गया तो देखा गया कि उसमें काफी प्रोमिनेंट ब्लैकनिंग थी, जो किसकी वजह से थी, उस कंपाउंड से, यानी कि वो जो यूरेनियम के जो कंपाउंड्स थे, जो यूरेनियम सॉल्ट्स थे, उस कंपाउंड से एमिट हुए रेडिएशन की वजह से थी। और इसमें भी एक मजेदार बात ये थी कि ये जो रेडिएशन थी उस ब्लैक पेपर को, क्योंकि वो तो ब्लैक पेपर में रैप था यूरेनियम सॉल्ट्स, ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट करते हुए वो उस फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंचा और वहां पर ब्लैकनिंग की। राइट तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई रेडियो एक्टिविटी की। तो इसके बाद जो है ना काफी सारे सब्सिक्वेंट और एक्सपेरिमेंट्स किए गए इसको और डिटेल में समझने के लिए। इनफैक्ट बेकरेल ने ये रियलाइज किया कि यार ये जो रेडिएशन है ना ये एक्सरेज तो नहीं है, ये कुछ नए टाइप का रेडिएशन है। राइट इनफैक्ट कई सारे और प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे जैसे कि मैरी क्यूरी, जिन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। इनफैक्ट मैरी क्यूरी ने कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर भी किया जैसे कि रेडियम, पोलोनियम। ठीक है, तो इस तरीके से फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये पता चला कि ये जो फिनोमिनन पहली बार हेनरी बेकरेल को देखने को मिला, दैट वाज नथिंग बट रेडियो एक्टिविटी। अब बच्चों जैसे ही हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वैसे ही हम बात कर रहे हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई की। राइट हम साफ साफ कह रहे हैं कि ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो डीके अंडरगो करेगा। इसका मतलब साफ साफ हम ये कह रहे हैं कि सारे न्यूक्लियाई जो है ये रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा। एग्जैक्टली नॉट ऑल न्यूक्लियाई विल शो रेडियो एक्टिविटी। बट सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मैम अगर आप ये कह रहे हो कि भाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी शो करेगा तो अपने को कैसे पता होगा कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा है, किस बेसिस पे हम कहें कि भाई ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। राइट तो चलो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को समझेंगे हम। इसको समझने के लिए सबसे पहले झांक के देखेंगे न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो प्रोटॉन्स है, बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो इनके आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। राइट लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब हंसी खुशी मिलजुल के इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। क्यों, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक साथ बाइंड करके इस न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं। तो इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए उसके अंदर प्रेजेंट जो फोर्सेस हैं, जो रिपल्शन फोर्सेस हैं प्रोटॉन्स के बीच में, जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, इनका एक करेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। राइट और इन फोर्सेस का करेक्ट बैलेंस होने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का भी लगभग एक करेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। राइट क्योंकि अगर प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बैलेंस गड़बड़ाएगा, स्टेबिलिटी गड़बड़ाएगी। सिमिलरली अगर न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो न्यूट्रॉन्स किसको कंट्रीब्यूट करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स को, तो उस केस में न्यूक्लियर फोर्स का बैलेंस गड़बड़ाएगा तो ओवरऑल स्टेबिलिटी गड़बड़ाएगी। राइट ये बात सबको समझ में आई, ग्रेट। अब हम चलते हैं अपने पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में अगर आप ऐसे एलिमेंट्स को देखो जिसका लो एटॉमिक नंबर है, जैसे शुरुआत के हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो शुरुआत वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके अगर आप एटॉमिक नंबर को देखो और फिर इनके अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखो तो आप देखोगे कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम हायर एटॉमिक नंबर की तरफ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर नहीं होते हैं। कई जगहों पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स के मुकाबले काफी ज्यादा हो जाते हैं। राइट बट इसका ये मतलब नहीं है कि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर प्रोटॉन से ज्यादा है इसका मतलब वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल ही होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर नहीं है हायर एटॉमिक नंबर में, बट उसके बावजूद भी वो न्यूक्लियाई स्टेबल हो सकता है। लेकिन कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हो सकते हैं जो स्टेबल ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रीन पे आपको एक प्लॉट दिख रहा है और इस ग्राफ को प्लॉट कैसे किया गया है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसको प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो इस ग्राफ में देखो आपको एक सीधी सीधी लाइन दिख रही है जो बता रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर हो तो उसके लिए ये वाली लाइन है। राइट, जहां पर हमने एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिया है, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिया है। ठीक है,
और अब आप बड़े ध्यान से देखो, जो लोअर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स है ना, वो सारे इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कम एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम हायर एटॉमिक नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि वहां पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन इनमें भी थोड़ा और आप थोड़ा और इसको डिटेल में देखो, अगर इसको और थोड़ा मैग्नीफाई करके अगर देखो, तो आप क्या देखोगे, इस वाले में भी डॉटेड लाइन में ना बीच में देखो आपको ऐसे जिगजैग जिगजैग वाला पैटर्न दिख रहा है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न है स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए। मतलब ये वैसे वाले न्यूक्लियाई हैं जिनमें भले ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर नहीं है, बट दे आर स्टेबल। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूक्लियाई भी हैं जो इनसे डिविएट कर रहे हैं। देखो इनके लेफ्ट और राइट साइड में कुछ कुछ अलग से हमें डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये हैं वैसे वाले न्यूक्लियाई जो स्टेबल नहीं हैं। और यही है हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, और यही है हमारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स। तो इसीलिए आप देखोगे कि जनरली रेडियो एक्टिविटी शो करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जो न्यूक्लियाई होते हैं, वो जनरली हाई एटॉमिक नंबर वाले होते हैं। तो अब आपको बात समझ में आई कि किस तरह के, जब हम कहते हैं कि भाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी शो करता है, तो क्या डिफाइन करता है कि वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। ये बात सबको समझ में आई? ग्रेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है, मतलब एक, चलो मान लिया कि भाई एक न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल है, उसको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, अभी तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे शायद आपको इतना समझ में आया होगा कि भाई स्टेबल होने के लिए वो कुछ रेडिएशन एमिट करता है। बट क्या आपको पता है कि वो जो रेडिएशन वो एमिट करता है, वो रेडिएशन एक्चुअली क्या है? वो जो रेडिएशन है वो एक्चुअली कुछ पार्टिकल्स हैं जो वो एमिट करता है। ठीक है, तो चलो अब इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो भाई बच्चों, ये रेडियो एक्टिव डीके जो है ये 3 टाइप का हो सकता है। आई गेस अब तक में सबको समझ में आ गया कि इसको हम रेडियो एक्टिव डीके क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो खुद का डीके करा रहा है, वो खुद को इन अ वे खत्म करके एक नया स्टेबल न्यूक्लियाई बना रहा है। इस वजह से इसमें हम डीके वर्ड का यूज करते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके जो है ये 3 टाइप के होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं कहानी विद अल्फा डीके। अल्फा डीके जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, यानी कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल एमिट करके एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाएगा। इसको हम कहते हैं अल्फा डीके। अब सवाल आता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस बोले तो इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 एग्जैक्टली। तो अब जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, जो डीके अंडरगो करता है, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, उसे हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। लेट्स से यहाँ पर हम उसे एक्स से डिनोट करते हैं। और जो नया स्टेबल न्यूक्लियस बनता है उसे हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस, जिसे यहाँ पर हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक्स से वाई कैसे बनता है? एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करके, यानी कि एक हीलियम न्यूक्लियस रिलीज करके। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नेट एटॉमिक नंबर और मास नंबर बैलेंस्ड रहना चाहिए, क्योंकि ये तो भाई हमारा फंडा ही है, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का यही फंडा है। ठीक है, तो उस केस में जाहिर सी बात है कि भाई जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर था उसमें से 2 तो चला गया हीलियम न्यूक्लियस के पास, यानी कि जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। सो एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2। ठीक उसी तरीके से जो मास नंबर है वो 4 से रिड्यूस हो जाएगा, ताकि दोनों तरफ का एटॉमिक नंबर और मास नंबर बैलेंस्ड रहे। ठीक है, तो अल्फा डीके के दौरान क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस होता है और मास नंबर 4 से रिड्यूस होता है। ठीक है, अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हमारा जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो है यूरेनियम। ठीक है, ओके। अब यूरेनियम जब अल्फा डीके अंडरगो करता है तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। ठीक है, तो जो नया जो डॉटर न्यूक्लियस जो बनता है वो कौन बनेगा? वो यूरेनियम नहीं रहेगा, यूरेनियम तो डीके हो चुका है, तभी तो उसको डीके कहते हैं, क्योंकि यूरेनियम ने खुद का बलिदान दे दिया है, खुद का डीके हो चुका है। तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर
यूरेनियम के एटॉमिक नंबर से 2 कम होगा, यानी कि 90 एटॉमिक नंबर वाला न्यूक्लियस। 90 एटॉमिक नंबर किसका होता है? थोरियम का होता है, एग्जैक्टली। तो इसीलिए यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियस होगा थोरियम। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक प्रॉपर एग्जाम्पल है ऑफ अल्फा डीके। तो आई गेस अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई कोई एक ऐसा न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल है, वो कुछ पार्टिकल्स को रिलीज करके, कुछ रेडिएशन को रिलीज करके एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाता है। इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अभी अभी हमने देखा अल्फा डीके। अब अल्फा डीके जो है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस मतलब ये खुद से अकर करता है, ऐसा नहीं कि इसको इनिशिएट करने के लिए हमें एक्सटर्नली कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सुपर। तो अगला है बीटा डीके। बीटा डीके के दौरान बीटा पार्टिकल एमिट होता है। अब आप पूछोगे कि मैम बीटा पार्टिकल क्या होता है? तो बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। इनफैक्ट बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है या फिर पॉजिट्रॉन एमिट हो सकता है। अब फिर से एक सवाल आ गया कि मैम पॉजिट्रॉन क्या होता है? वेल, सो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो पॉजिट्रॉन जो है वो समझ लो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है, इलेक्ट्रॉन जैसा मास है, इलेक्ट्रॉन जैसा चार्ज है, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ऐसे समझ लो पॉजिट्रॉन जो है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कह सकते हो, ठीक है। तो यानी कि बीटा डीके के दौरान इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है, पॉजिट्रॉन भी एमिट हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो उसे हम कहेंगे बीटा माइनस डीके। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिवली चार्ज होता है माइनस, इसीलिए बीटा माइनस डीके। अगर पॉजिट्रॉन एमिट हुआ, पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज है ई प्लस, इसीलिए प्लस, इसीलिए बीटा प्लस डीके। ठीक, अच्छा अब देखते हैं इस डीके के दौरान होता क्या है। पहले बात करेंगे बीटा माइनस डीके की। तो लेट अस से एक पेरेंट न्यूक्लियस है जो कि आपको दिख ही रहा है। बीटा माइनस डीके अंडरगो कर रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एमिट हो रहा है। इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो कि प्रोटॉन है वो ऐड हो रहा है, ऐसे याद रखने के लिए। सो यानी कि इसका एटॉमिक नंबर जो है इट इंक्रीजेस बाय 1। तो जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो उसका एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1। तो इसीलिए जो डॉटर न्यूक्लियस होगा ये एक ऐसा न्यूक्लियस होगा जिसका एटॉमिक नंबर पेरेंट न्यूक्लियस से 1 ज्यादा हो, एग्जैक्टली। और बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एमिट होता है एक और पार्टिकल जिसे हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, बट इसके डिटेल में फिलहाल हम नहीं जाएंगे बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके एग्जैक्टली सेम लॉजिक, एक पेरेंट न्यूक्लियस है, ये रिलीज करेगा क्या? एक पॉजिट्रॉन ई प्लस, राइट। तो अब एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 1 कम हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर जो एटॉमिक नंबर है दैट विल रिड्यूस बाय 1, डिक्रीज बाय 1। ठीक है, और यहां पर इस रिएक्शन में पॉजिट्रॉन के साथ साथ रिलीज होगा एक और पार्टिकल जिसे हम कहेंगे न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये थे रिएक्शंस फॉर बीटा डीके। तो अब देखेंगे गामा डीके। गामा डीके में हाई एनर्जी गामा रेज एमिट होते हैं, हाई एनर्जी फोटोन्स होते हैं ये, तो ये रेडिएशंस एमिट होते हैं। अब यहाँ पे देखो कहानी क्या होती है कि अभी तक हमने अल्फा डीके और बीटा डीके देखा, दोनों में ही हमने क्या देखा, किसी में अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा था, किसमें बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा था। दोनों ही केस में डॉटर न्यूक्लियस बन रहे थे, राइट। मजेदार बात यह है कि ये जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहे थे ये एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में कोई भी चीज कम स्टेबल होती है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कई बार एक एग्जांपल कोट करती हूँ कि जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट मतलब वो कूद रहा है, फांद रहा है, दौड़ रहा है, जंप कर रहा है, ऐसे स्टेट में उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि कभी भी वो गिर सकता है, कभी भी उसको चोट लग सकती है। लेकिन उसी बच्चे को अगर हम ग्राउंड स्टेट में ले आए, उसको एकदम अच्छे से शांत से बिठा दें बेड पे या फिर जमीन पे, तो वो स्टेबल ज्यादा है, राइट। उसके गिरने के, चोट लगने के चांसेस कम हो गए, वो ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसी तरीके से याद रखो कि ये जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस जो बनता है, चाहे अल्फा डीके में चाहे बीटा डीके में, ये डॉटर न्यूक्लियस होता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट बोले तो जैसे हमने पढ़े थे, राइट, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद n = 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या है, एक्साइटेड स्टेट्स हैं। अब एक्साइटेड स्टेट से अगर उस न्यूक्लियस को ग्राउंड स्टेट पे आना है तो उसे कुछ एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, और यही एनर्जी एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कोबाल्ट के न्यूक्लियस का।
ठीक है। सो कोबाल्ट 27 है, बीटा माइनस डीके अंडरगो कर रहा है। अब बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, तो यानी कि 28 हो गया एटॉमिक नंबर, इसीलिए किसका न्यूक्लियस हो गया, निकल का। लेकिन ये जो निकल का न्यूक्लियस बना ये एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। अब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एनर्जीज एमिट कर रहा है, और ये जो एनर्जीज है जिसे हम ई गामा से डिनोट कर रहे हैं, दे आर नथिंग बट द गामा रेडिएशंस या फिर गामा रे, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गामा डीके, जिसके दौरान गामा रेज, हाई एनर्जी गामा रेज एमिट होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के बाद बारी है न्यूक्लियर एनर्जी की। क्या आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर खूब सारी एनर्जी होती है? यस, एंड द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ये एनर्जी हमें मिलती कब है, जब या तो एक हेवी न्यूक्लियस टूट जाता है इनटू टू रिलेटिवली लाइटर न्यूक्लियाई, या फिर अगर दो लाइट न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक हेवी न्यूक्लियस बना दे, तो इन दोनों ही केसेस में खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट्स हाउ वी गेट न्यूक्लियर एनर्जी। तो आप समझ रहे हो ना, न्यूक्लियस तो हर तरफ है भाई, हर एटम में न्यूक्लियस है, और हम कह रहे हैं कि हर न्यूक्लियस में से एनर्जी आ सकती है, तो यानी कि दिस कुड बी अ पॉसिबल सोल्यूशन टू द एनर्जी क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड। तो न्यूक्लियर एनर्जी पाने के जो ये दो तरीके थे, सो दे आर बेसिकली द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, स्प्लिट करना। तो जब एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट करके दो लाइटर न्यूक्लियाई बनाता है और उस प्रोसेस के दौरान खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूज करना मतलब मिल जाना, कंबाइन होना। जब दो लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस, उस दौरान भी खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिशन इन डिटेल, ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट करेगा लाइटर न्यूक्लियाई में, और उस दौरान खूब सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ जो तस्वीर दिख रही है ये फर्मी की है, जो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार न्यूक्लियर फिशन को परफॉर्म किया था। तो उन्होंने यूज किया था यूरेनियम का सैंपल, यूरेनियम 235, जिसका मास नंबर 235 है, वो वाले यूरेनियम का सैंपल यूज किया था, विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, और इसे बॉम्बार्ड किया था विथ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि कई सारे नए सब्सटेंसेस निकले एज प्रोडक्ट्स। एट द सेम टाइम खूब सारी एनर्जी तो ऑब्वियसली निकल के आई। तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली रिएक्शन में हुआ क्या। तो देखो, एक न्यूट्रॉन ने अटैक किया यूरेनियम 235 को। तो ये जो न्यूट्रॉन जो अटैक करता है जिस न्यूक्लियस को, उसे हम कहते हैं टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है। तो यूरेनियम 235 हमारा टारगेट न्यूक्लियस था। फिर यहाँ पे क्या बन गया, यूरेनियम 236 बन गया, ठीक है। यूरेनियम का ही 236 मास नंबर वाला आइसोटोप बन गया। लेकिन ये फर्दर ब्रेक डाउन कर गया, देखो किसमें, बैरियम और क्रिप्टन में, और साथ में रिलीज हो गए 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक खास बात ये थी कि जो भी चीज़ें बन रही थी, जो भी नए प्रोडक्ट्स बन रहे थे, दे वेर मोस्टली रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड दे वेर अनस्टेबल। इसकी वजह से वो रिएक्शन जो है ना, चूंकि कोई भी चीज़ अनस्टेबल होती है तो दे फर्दर वांट टू ब्रेक डाउन, राइट। यहाँ पे सबसे खास बात, न्यूक्लियर फिशन को समझने के लिए जो सबसे खास चीज़ पे फोकस करना होगा, दैट इज दिस 3 न्यूट्रॉन। तो कहानी बच्चों कुछ ऐसी थी कि एक न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन ने किसको अटैक किया, एक टारगेट न्यूक्लियस को अटैक किया, जो टारगेट न्यूक्लियस यहाँ पर यूरेनियम 235 है। और उसके बाद इसके प्रोडक्ट्स तो बने, लेट्स नॉट टॉक अबाउट बैरियम क्रिप्टन, जो भी बना, क्या बना, 3 न्यूट्रॉन निकल के आया। जो बैरियम क्रिप्टन बना वो तो बना, इसके अलावा 3 और न्यूट्रॉन निकल के आए। एंड लेट मी टेल यू, ये सारे न्यूट्रॉन क्या केपेबल हैं, दे आर केपेबल ऑफ हिटिंग अनदर टारगेट न्यूक्लियस, राइट। अगर चाहे तो ये न्यूट्रॉन एक और टारगेट न्यूक्लियस को हिट कर सकता है, ये एक और टारगेट न्यूक्लियस को हिट कर सकता है, ये एक और टारगेट न्यूक्लियस को हिट कर सकता है, और फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन, अलॉन्ग विद अदर प्रोडक्ट्स, राइट। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से ये फिशन का जो रिएक्शन है, दिस कुड बी अ चेन रिएक्शन। एक न्यूट्रॉन से 3, 3 न्यूट्रॉन से 9, 9 न्यूट्रॉन से और ज्यादा, राइट। बात समझ में आ रही है, हाउ डज इट अकर। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। और इन रिएक्शंस के दौरान जब भी ये एक रिएक्शन होता है तो इस दौरान हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और उसी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज करते हैं,
ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा रिएक्शन है जो हमने यहाँ पे देखा, दैट इज ए न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूट्रॉन से इंड्यूस होता है, न्यूट्रॉन से स्टार्ट होता है इस तरह का रिएक्शन। तो यहाँ पर दो लीड रोल किन्होंने प्ले किया, एक तो न्यूट्रॉन ने और दूसरा टारगेट न्यूक्लियस पे। टारगेट न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन ने बॉम्बार्ड किया और वहाँ से हमारा इस तरह का एक रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो गई। अब ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दो कैटेगरीज के हो सकते हैं। एक हो सकता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड, जो कंट्रोल में ही नहीं है, बस ऐसे 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 बढ़ते चला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मान लो ये हमारा यूरेनियम था, इसको बॉम्बार्ड किया गया, फिर यहाँ से क्रिप्टन बैरियम जो बना वो तो बना, उसके अलावा देखो ये 3 न्यूट्रॉन बने, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन ने फिर से एक यूरेनियम को अटैक कर दिया, इसने एक और यूरेनियम को अटैक कर दिया, इसने एक और यूरेनियम को अटैक कर दिया। तो क्या हो गया, फिर से देखो तीनों जगह रिएक्शंस हुए। तो अब देखो 1 2 3 न्यूट्रॉन यहाँ बन गया, यहाँ 1 2 3 न्यूट्रॉन बन गया, यहाँ पे 1 2 3 न्यूट्रॉन बन गया, राइट। तो पहले 1 से कहानी शुरू हुई थी, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 9 आ गए। अब देखो क्या हुआ 9 से, अब इस न्यूट्रॉन ने फिर से अटैक कर दिया, तो यहाँ पे देखो 3 न्यूट्रॉन आ गए, इससे 3 आ गए, इससे 3 आ गए, राइट। तो बेसिकली 9 तो इधर ही आ चुके हैं, करेक्ट। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। तो शुरुआत 1 से हुई, फिर 3, फिर 9, फिर 27, और इस तरीके से जो है ये क्या हो रहा है, ये चलता ही चला जा रहा है। तो इस रिएक्शन को अगर ऐसे ही चलने दिया जाए तो दिस विल टेक एन अनकंट्रोलेबल फॉर्म, राइट। और हर बार ये एक रिएक्शन हो रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड। तो आप खुद सोच के देखो, जब ये अनकंट्रोल्ड वे में होगा तो कितना अनकंट्रोलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से रिलीज होगी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन अनकंट्रोल्ड और रैपिड कब होता है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हिटिंग द नेक्स्ट टारगेट बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी कि जितने न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं उतने या उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन्स अगले टारगेट को हिट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में क्या हो रहा है, जितने न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, यहाँ 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए, तीनों के तीनों ने टारगेट को हिट किया। फिर यहाँ पे 9 न्यूट्रॉन्स एमिट हुए, 9 के 9 ने टारगेट को हिट किया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हिटिंग द टारगेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड। जितने एमिट हो रहे हैं उतने या उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन्स अगले टारगेट को हिट कर रहे हैं। तो वैसे केसेस में हमारा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा। ठीक उसी तरीके से कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कब होगा, खुद सोच के देखो, जब रिएक्शन कंट्रोल्ड और स्टेडी होगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा कुछ करना होगा कि यार ठीक है, पहले स्टेप में मान लो ये 3 न्यूट्रॉन निकले तो 3 न्यूट्रॉन, हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 2 डेविल्स बिठा दिए हैं कि भाई तुम्हारा काम है, जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे ना उसमें से 2 न्यूट्रॉन को तुम खा जाओ, राइट। तो इस डेविल ने 1 न्यूट्रॉन को खा लिया, इसने एक और को खा लिया, तो बचा सिर्फ 1। तो जो 1 न्यूट्रॉन बचा वो तो एक ही टारगेट न्यूक्लियस को हिट कर सकता था, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, उसने एक ही टारगेट न्यूक्लियस को हिट किया। एज ए रिजल्ट फिर से 3 न्यूट्रॉन निकले, बट हमने यहाँ भी डेविल बिठा रखे, डेविल ने फिर से 2 न्यूट्रॉन को खा लिया, बचा फिर से 1 न्यूट्रॉन, तो उसने एक ही टारगेट न्यूक्लियस को हिट किया, तो वहाँ पे फिर से डेविल मिल गया। तो देखो यहाँ पे हर स्टेप में क्या हो रहा है, एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि हर स्टेप में उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है हर स्टेप में, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज हैपनिंग इन अ कंट्रोल्ड वे। तो इस चेन रिएक्शन को हम कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हिटिंग द नेक्स्ट टारगेट बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड इज लेस देन 1। यानी कि जितने न्यूट्रॉन्स अगले टारगेट को हिट कर रहे हैं दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड। यहाँ पे देखो कितने एमिट हुए थे, एमिट तो 3 हुए थे, बट कितनों ने हिट किया, सिर्फ 1 ने, राइट। तो इसीलिए ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगा दैट विल बी अ कंट्रोल्ड रिएक्शन। एटम बॉम्ब एक एग्जाम्पल है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान जो चेन रिएक्शन है ये अनकंट्रोल्ड वे में होते चला जाता है एंड एज अ रिजल्ट अनकंट्रोलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये खूब सारा डिस्ट्रक्शन भी करती है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक ऐसा अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर
एनर्जी प्रोड्यूस होती है बट एक कंट्रोल्ड वे में। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन विच इज न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर दो लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस, और इसके दौरान रिलीज होती है ढेर सारी एनर्जी, एंड दैट्स न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन का एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स। जैसे सन के अंदर भी जो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से प्रोड्यूस होती है। तो सन के अंदर होता कुछ यूं है कि दो प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि दो प्रोटॉन एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जा रहे हैं, दिस इज लाइक अजूबा, राइट? क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, राइट? और पॉजिटिव में तो क्या होना चाहिए? रिपल्शन, कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करना चाहिए, जो कि करता भी है। तो अब आप खुद सोच के देखो कि अगर ये दो प्रोटॉन एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जा रहे हैं तो इसका मतलब इन्हें वो आपस का जो कूलम का रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, तब जाके ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कर पाएंगे। और ऐसा होता कब है? एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इतना हाई होता है कि ये इन प्रोटॉन्स में इतनी इनफ एनर्जी होती है दैट दे कैन ओवरकम दैट कूलम का बैरियर, कूलम का रिपल्सिव फोर्स, उसको ओवरकम करके वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक तो हीट की बात कर रहे हैं बिकॉज वी नीड वेरी हाई टेम्परेचर फॉर दिस टू हैपन, और दूसरा हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं, राइट? और यहीं पे हम बात करते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन को होने के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है, तभी ऐसा होता है। और देखो इसका एग्जाम्पल जो हमने बताया अभी, एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, स्टार्स के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है क्या वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंडर वो होता है, राइट? तो चलो अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे सूरज के अंदर, सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है उसके अंदर एग्जैक्टली क्या रिएक्शंस चल रहे होते हैं। चलो बच्चों देखते हैं सूरज के अंदर एनर्जी जनरेट कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसे प्रोटॉन साइकिल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी आप जब रिएक्शंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि सारे रिएक्शंस प्रोटॉन के फ्यूजन से हो रहा होता है, ठीक है? कुल मिला के इस पूरे रिएक्शन के अंदर आप देखोगे कि 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं दे कंबाइन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस विथ अ रिलीज ऑफ 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो कितना एनर्जी? 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है? ऐसा सच में होता है? बिल्कुल सच में होता है। चलो हम रिएक्शंस लिख के समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम ये मल्टी स्टेप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, जिसमें हम क्या देखेंगे? प्रोटॉन और प्रोटॉन, ये दो प्रोटॉन फ्यूज करेंगे और ये रिएक्शन होगा, जिसके दौरान हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? हेवी हाइड्रोजन, जिसे ड्यूट्रॉन भी कहा जाता है। हेवी हाइड्रोजन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। ये हमारा पहला स्टेप है। अब इस स्टेप के दौरान हमें जो पॉजिट्रॉन मिल रहा है E+, सेकेंड स्टेप में यही पॉजिट्रॉन रिएक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, जब हमें गामा रेडिएशंस मिल रहे हैं और साथ में मिल रहा है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? अब दूसरे स्टेप के अंदर इतना एनर्जी निकला, लेकिन पहले स्टेप के अंदर हमें यहाँ पे ये ड्यूट्रॉन भी मिला था, राइट? सो पहले स्टेप का जो पॉजिट्रॉन था वो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, बट पहले स्टेप का जो ड्यूट्रॉन था वो अभी भी फ्री बैठा है। तो पहले स्टेप का जो ड्यूट्रॉन था वो आया यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे, ठीक है? इसने रिएक्ट किया किसके साथ? प्रोटॉन के साथ। और उसके बाद हमें क्या मिला? हीलियम का 3, ये वाला न्यूक्लियस मिला, गामा, और साथ में 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है? अब इस थर्ड स्टेप में ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है ये आया फोर्थ स्टेप में, और इसने रिएक्ट किया अनदर हीलियम के 3 न्यूक्लियस के साथ, और फाइनली हमें क्या मिला? हीलियम 4 न्यूक्लियस, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। और साथ में इस स्टेप में हमें मिला 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो इसीलिए ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। और उसमें भी इंटरेस्टिंगली ये जो स्टेप 1, 2 और 3 है, ये सारे स्टेप अकर करते हैं ट्वाइस, ये 2 बार होते हैं।
और जो आखिरी वाला स्टेप है ये होता है वंस, ठीक है। मतलब शुरू के 3 स्टेप 2-2 बार होते हैं और ये 1 बार होता है, ठीक है। तो अब जो आपका फाइनल रिएक्शन होगा वो कैसे मिलेगा, 1, 2 और 3 ये तीनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो करके देखते हैं। तो लेट अस सपोज इन सब को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक है, सब कुछ के साथ। ये हो गया, सब के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कर दिया हमने मल्टीप्लाई, बिल्कुल कर दिया। लास्ट वाले स्टेप के साथ नहीं किया, ठीक है। अब नेट रिएक्शन निकालने के लिए इन सारे चारों रिएक्शन को अब हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सारे लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, सारे राइट हैंड साइड ऐड कर दो। देखो काफ़ी सारी चीज़ें तो कैंसिल होने लग जाएंगी, ठीक है। सो इफ़ यू वांट वी कैन राइट इट हियर, इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई इट आउट इन योर नोटबुक्स, ठीक है। तो जैसे ही आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आप देखोगे ये जो एनर्जी की वैल्यूज़ है ना 0.42 इंटू 2 प्लस 1.02 इंटू 2 प्लस 5.49 इंटू 2 प्लस 12.86, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। आप ये भी देखोगे जब लेफ्ट हैंड साइड पे सारे प्रोटॉन्स को आप लेके आओगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ 4 प्रोटॉन्स, 4 हाइड्रोजन के एटम्स ही आपके पास बचेंगे, 4H आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा। सो इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई दिस आउट योरसेल्फ। कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज सिंपल मैथमेटिक्स विच यू कैन ट्राई इट आउट ऑन योर ओन। और अगर हम लोग भी इसे ट्राई करना चाहें तो करके देख सकते हैं। तो कुल मिला के बच्चों जब हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो हमें ये रिएक्शन मिल रहा है। अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों तरफ, जैसे कि 2E प्लस कैंसिल आउट हो गई, जैसे कि 2He23 ये भी कैंसिल हो गई, ठीक है। इसके अलावा और क्या कैंसिल हो रहा है, 2H12 ये देखो 2H12 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या बचा, देखो 2H11 इधर है, हाँ इधर भी है 2H11, इधर 2H11 ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब कुल मिला के मेरे पास क्या बचा, जो बचा वो लिख देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में अब मेरे पास बचा 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, देखो बचा ना यहाँ पे, इधर 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बचा और इधर क्या निकला, फॉरगेट अबाउट द न्यूट्रिनो एंड द गामा रेज, और इधर निकला क्या, हीलियम का न्यूक्लियस, राइट। और साथ में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 26.7 कैसे आया, ये वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये वाली प्लस ये वाली प्लस ये वाली सबको ऐड किया तो 26.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से होता है न्यूक्लियर फ्यूजन इनसाइड द सन। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो न्यूक्लियाई के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना है कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और धमाकेदार, एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।